नमस्कार। नेपाल से जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ चिंताजनक नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे विस्फोटक हैं। आग की लपटें सिर्फ इमारतों से नहीं उठ रहीं, लगता है जैसे पूरे समाज में एक उबाल सा है। बिल्कुल, सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है, संसद भवन पर हमले की खबरें हैं, सेना तैनात है। हाँ, ये सब किसी बहुत गहरे संकट की तरफ इशारा कर रहा है ना? आज हम इसी उथल-पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, जिसका शीर्षक है नेपाल में अशांति, युवाओं का विद्रोह। जी। तो इस स्रोत के आधार पर हम समझेंगे कि नेपाल आज इस मोड़ पर क्यों और कैसे आ खड़ा हुआ। मतलब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि संकट की जड़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे, जैसा इस लेख में बताया गया है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, चिंगारी कहाँ से भड़की? लेख कहता है कि 4 सितंबर 2025 को सरकार ने अचानक एक बड़ा कदम उठाया। हाँ, उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स मतलब ट्विटर, ऐसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी अचानक से। अच्छा, और सरकार ने वजह क्या बताई? देखिए, सरकारी तर्क तो ये था कि ये कंपनियां लोकल नियम नहीं मान रही थीं, जैसे यहाँ दफ्तर नहीं खोल रही थीं या जो शिकायत निवारण के नियम हैं उनका पालन नहीं कर रही थीं। लेकिन असली बात यह है कि युवाओं के लिए इसका मतलब बहुत अलग था। मतलब उनके लिए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं था उनके लिए, ये उनकी आवाज थी, अपने विचार रखने का मंच था। कई युवाओं के लिए तो ये सीधे सीधे कमाई का जरिया भी था, रोजगार से जुड़ा था। तो उन्होंने इसे कैसे लिया? उन्होंने इसे सेंसरशिप की तरह देखा, अपनी आवाज दबाने की कोशिश। अच्छा, तो जो सरकार के लिए एक रेगुलेटरी या प्रशासनिक मुद्दा था, वो युवाओं के लिए एकदम पर्सनल बन गया, उनकी आजादी का सवाल। हाँ बिल्कुल, और इसका नतीजा? लेख के हिसाब से काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। और उनका नारा? वो काफी कुछ कह रहा था शायद। हाँ, नारा बहुत साफ था, सोशल मीडिया मत रोको, भ्रष्टाचार रोको। ये दिलचस्प है, मतलब गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है। लेख इशारा करता है कि ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा। अच्छा। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर वो नेपो किड वाला ट्रेंड जोर पकड़ रहा था। हाँ, सुना था उसके बारे में। जिसमें नेताओं, बड़े अफसरों के बच्चों की महंगी लाइफस्टाइल, उसकी तुलना आम युवाओं की बेरोजगारी, उनके संघर्षों से हो रही थी। तो एक तरह का असंतोष पहले से ही माहौल में था, सुलग रहा था। तो ये सोशल मीडिया बैन उस पहले से मौजूद गुस्से के लिए एक ट्रिगर बन गया। बिल्कुल सही। लेख का तर्क यही है, इस बैन ने उस दबे हुए, फैले हुए असंतोष को एक बड़े जनविद्रोह में बदलने के लिए चिंगारी का काम किया। इसे जनरेशन जी का विद्रोह भी कहा जा रहा है। दिखाता है कि ये युवा पीढ़ी अब वो चुप बैठने को तैयार नहीं थी। ये सिर्फ एक पॉलिसी का विरोध नहीं रहा फिर? नहीं, ये व्यवस्था के प्रति गहरे गुस्से का इजहार बन गया। लेकिन क्या ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे? अक्सर ऐसे हालात वो बिगड़ जाते हैं। दुर्भाग्य से हाँ, वही हुआ। लेख बताता है कि शुरुआत शांतिपूर्ण थी, पर जल्द ही स्थिति बिगड़ने लगी, नियंत्रण से बाहर होने लगी। हिंसा हुई? हाँ, प्रदर्शन हिंसक हो गए। फिर पुलिस की प्रतिक्रिया भी, वो भी काफी सख्त रही। आंसू गैस, पानी की बौछारें और सबसे चिंता की बात, गोलियां चलने की भी खबरें आईं। ओहो, और इसके परिणाम वो तो काफी गंभीर आए होंगे, जैसा लेख कह रहा है। बहुत बहुत गंभीर। लेख रिपोर्ट्स के हवाले से बताता है कि कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। 19 मौतें, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी, वो भी भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने संसद भवन, कई मंत्रालयों, नेताओं के घरों, यहाँ तक कि कुछ मीडिया दफ्तरों में भी आग लगा दी। बाप रे, पूरे शहर में डर और धुएं का माहौल बन गया होगा। हाँ, काठमांडू के लिए ये बहुत भयावह स्थिति थी। ये सिर्फ विरोध नहीं रहा, एक तरह का टकराव बन गया। जब हालात इतने बिगड़ जाएं, तो राजनीतिक स्थिरता पर तो असर पड़ना ही था। सरकार का क्या हुआ? जाहिर है, इतना बड़ा जनाक्रोश, सरकार हिल गई। लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री पर इस्तीफा देने का जबरदस्त दबाव बना। और देना पड़ा इस्तीफा? हाँ, आखिरकार उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मतलब स्थिति और भी बिगड़ी? हाँ, जब लगा कि नागरिक प्रशासन और पुलिस हालात काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो लेख बताता है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना? सड़कों पर?
जी, कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जो हवाई अड्डे जैसी जरूरी जगह हैं, उनकी सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई। ये तो बहुत बहुत गंभीर स्थिति का संकेत है। बिल्कुल। लेख में इस बात का जिक्र है कि शायद 2008 में जब राजशाही खत्म हुई थी, उसके बाद नेपाल ने इतने मुश्किल और अनिश्चित हालात पहली बार देखे हैं। सेना का सड़कों पर आना ये किसी भी देश के लिए सामान्य बात नहीं है। तो अब हम उस सवाल पे आते हैं, क्या ये सब कुछ, इतनी हिंसा, राजनीतिक उथल-पुथल, सेना का आना, क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का नतीजा था? या जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, कहानी कहीं ज्यादा गहरी है? बिल्कुल, और यही शायद इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। लेख बहुत साफ तौर पे कहता है कि सोशल मीडिया बैन सिर्फ वो ऊपरी लहर थी, उसने नीचे के तूफान को बस उजागर कर दिया। अच्छा। असल आग इमारतों में नहीं बल्कि समाज की नींव में लगी गहरी समस्याओं में है। ये सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये सालों से जमा हो रहे असंतोष का विस्फोट था। तो वो गहरी समस्याएं क्या हैं जिन पर ये लेख रोशनी डाल रहा है? कौन सी समस्याएं हैं ये? लेख कई बुनियादी मुद्दों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम, भ्रष्टाचार और वंशवाद, नेपोटिज्म। हाँ, एक तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक एलीट वर्ग है, उनके परिवारों की कथित ऐशो आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ आम जनता, खासकर युवा, जो बुनियादी जरूरतों अफसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो नेपोकेट वाली बहस इसी को दिखाती है। बिल्कुल, वो इसी गहरे विभाजन को दर्शाती है। फिर दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी युवाओं में। हाँ, लेख इसे एक बड़े संकट की तरह दिखाता है। नेपाल में युवाओं की बहुत बड़ी आबादी है, जिनके पास अपने देश में भविष्य के लिए पर्याप्त मौके नहीं हैं। तो वो बाहर जाते हैं काम के लिए। हाँ, उन्हें मजबूरी में काम की तलाश में खाड़ी देशों या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। अब सोचिए, ये स्थिति उनमें कितनी निराशा और व्यवस्था के प्रति कितना गुस्सा पैदा करती होगी। सही बात है। जब उन्हें लगता है कि देश के संसाधन वो बस कुछ खास लोगों के लिए ही हैं, तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही। और इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल भी उठाता बैन से। निश्चित रूप से सोशल मीडिया बैन ने इस डर को और पक्का किया कि सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती, आवाजों को दबाना चाहती है। युवाओं के लिए सोशल मीडिया सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं था, वो अपनी राय रखने, ऑर्गेनाइज होने, सत्ता से सवाल पूछने का भी एक जरूरी मंच बन गया था। तो उस पर हमला उन्हें सीधा अपनी आजादी पर हमला लगा। एग्जैक्टली। और इन सब के ऊपर राजनीतिक विफलता का साया, मतलब सरकारें डिलीवर नहीं कर पाई। लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। विश्लेषण ये है कि पिछले कई सालों में एक के बाद एक जो सरकारें आईं, वो जनता की और खासकर युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वादे बहुत कम कुछ ऐसा ही, वादे तो बहुत हुए पर जमीन पर बदलाव कम दिखा। इससे पूरी राजनीतिक व्यवस्था में भरोसे का संकट पैदा हो गया। तो ये गुस्सा किसी एक घटना या एक सरकार के खिलाफ नहीं था? नहीं, ये लंबे समय से चली आ रही नाकामियों, नजरअंदाजी का नतीजा है। लेख इसे ऐसे पेश करता है जैसे सालों से अंदर ही अंदर लावा खौल रहा था जो फट पड़ा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ हजार नाराज युवाओं का मामला नहीं है जैसा लेख बता रहा है। ये उन गहरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दरारों का आईना है जिन्हें शायद लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था। एकदम सही कहा। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे एक घटना, सोशल मीडिया बैन, ने इन सभी दबी हुई समस्याओं को एक साथ सतह पर ला दिया और इतनी बड़ी विस्फोटक प्रतिक्रिया पैदा की। हाँ, ये दिखाता है कि समाज के अंदर कितना कुछ उबल रहा था जिसे शायद सत्ता में बैठे लोग समझ नहीं पाए या नजरअंदाज करते रहे। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरे संकट पर लेख में एक टिप्पणीकार का जिक्र है। बिल्कुल। विकास सिंह। उनकी टिप्पणी क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण लगती है? हाँ, लेख में विकास सिंह का एक बयान है जो स्थिति की गंभीरता को एक अलग नजरिए से दिखाता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, नेपाल आज जिन लपटों में घिरा है वो सिर्फ इमारतों की आग नहीं बल्कि युवाओं के सपनों के जलने का प्रतीक है। ओहो, ये तो बहुत गहरा बयान है। हाँ, और आगे कहते हैं, अगर नेताओं ने अब भी आंखें बंद रखी तो ये आंदोलन देश की राजनीतिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। इस टिप्पणी का महत्व क्या है? ये सिर्फ हिंसा की बात नहीं कर रही। नहीं, यही इसका महत्व है। ये सिर्फ मौजूदा हिंसा और तोड़फोड़ पर फोकस नहीं करती, ये इसे सीधा जोड़ती है युवाओं की टूटी हुई उम्मीदों से, उनकी आकांक्षाओं के कुचले जाने से। अच्छा। सिंह का तर्क, जैसा लेख प्रस्तुत करता है, ये है कि असल मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, मुद्दा है
व्यवस्थागत बदलाव का। और ये एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस गहरे असंतोष को समझा नहीं, इसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं की, तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। शायद नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल जाए। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो क्या ये सिर्फ नेपाल की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये स्थिति उन सभी समाजों के लिए सोचने का विषय है जहां युवाओं में अपनी व्यवस्था को लेकर गहरा असंतोष है। जहां उन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। हाँ, जहां उन्हें लगता है उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं हो रहा, जहां मौके कुछ ही लोगों तक सीमित है। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी के असंतोष को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा और हमारे स्रोत सामग्री के विश्लेषण से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि नेपाल में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर एक फौरी प्रतिक्रिया नहीं है। लेख के अनुसार ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक नाकामी, अभिव्यक्ति की आजादी का सिकुड़ना, इन जैसे कई सालों से जमा हो रहे मुद्दों का एक मिलाजुला विस्फोटक नतीजा है। और इसका मतलब ये है कि युवा पीढ़ी शायद अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। निष्कर्ष यही लगता है। जैसा लेख प्रस्तुत करता है, युवा पीढ़ी ने शायद तय कर लिया है कि अब यथास्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। वो बदलाव चाहते हैं। और अगर व्यवस्था खुद नहीं बदलती तो वो बदलाव लाने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। लेख इसे नेपाल के लिए एक संभावित निर्णायक मोड़ के तौर पर देख रहा है। और जैसा कि अक्सर ऐसे मोड़ पर होता है, भविष्य अनिश्चित होता है। बिल्कुल। तो ये लेख हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आग और धुएं के इस दौर से गुजरने के बाद क्या ये आंदोलन नेपाल को एक नई, ज्यादा समावेशी, बेहतर दिशा देगा, या फिर देश एक और लंबे, गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट के भंवर में फंस जाएगा? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस पर सोचना और आगे नजर रखना बहुत जरूरी होगा।